अच्छा, अब हमारा टॉपिक है अगला, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। तो देखो बेटा, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम आपने कहाँ देखा है? घड़ी के अंदर, घरों के अंदर देखा होगा आपने कि घड़ी के नीचे एक लंबा सा मेटल का बना हुआ कुछ रहता है, मेटल का या प्लास्टिक का बना हुआ, तो वो इस तरह से हिलता हुआ रहता है, राइट? तो वो क्या है बेटा? वो है आपका पेंडुलम। वो क्या है आपका? पेंडुलम है, लोलक है, सरल लोलक है, इसको अपन सरल लोलक बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये सरल लोलक का डायग्राम है, जिसमें एक सस्पेंडेड थ्रेड लिया गया है, एक वायर लिया गया है, ठीक है, जिससे एक नीचे एक एम मास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक एम मास रखा हुआ है। ये एम मास जो है ये कहलाता है बॉब। क्या कहलाता है बेटा? बॉब कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको लोलक। क्या बोलते हैं बेटा? इसको लोलक कहा जाता है। ये जो थ्रेड से बांधा गया है ना, धागे से जिस लोलक को बांधा गया है, इस धागे की लंबाई हमने दी है स्मॉल एल, ठीक है, और दृढ़ आधार से, सॉलिड एंड से इसको बांधा हुआ है, और इधर ये फ्री टू मूव है, यानी कि इधर उधर दोलन करने के लिए स्वतंत्र है ये बॉब। लोलक इधर और उधर इर्द गिर्द की गति कर सकता है। तो आज अपन को सैंपल पेंडुलम पढ़ना है, और इसके अंदर आपको पता करना है कि इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, सरल लोलक का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। एल लेंथ का एक वायर है, एक थ्रेड है, जिससे ये बॉब लटका हुआ है। जब ये यहां लटका हुआ है तो ये इसकी कहलाती है मीन पोजीशन, यानी कि साम्यावस्था। और जब ये सरल लोलक सरल आवर्त गति करते हुए, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए, एसएचएम करते हुए, थीटा एंगल डिस्प्लेस्ड हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेता है थीटा, यानी कि कोणीय विस्थापन थीटा तय कर लेता है। तो ये पोजीशन पाया था, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स पोजीशन, और इसको मैं मान लेता हूँ ए पोजीशन। क्या मान लेता हूँ? इसको मैं ए पोजीशन मान लेता हूँ। ये एक्स पोजीशन में इसको नाम दे देता हूँ, थीटा कोणीय विस्थापन एक्स ये ओ ले लेता हूँ, ओके। ओ मैंने यहाँ नाम दे दिया है, थीटा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। यहां से लेके यहाँ तक का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो मैं मान लेता हूँ एक्स। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया मैंने? यहां से लेके यहाँ तक आर्क के लिए जो लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने? एक्स मान ली है। इस वक्र के लिए, इस वक्र की दूरी कितनी मान ली मैंने? एक्स मान ली है। अब देखिए बेटा, जब ये मीन पोजीशन कहलाती है, ये कहलाती है इसकी चरम अवस्था। मैंने मिला के लिख दिया बेटा, संधि तो आती होगी ना, चरम प्लस अवस्था, चरमावस्था, ठीक है, हाँ, दीर्घ संधि, वाह, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये चरमावस्था इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा, ये देखिए यहां तक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, जो भी थ्रेड लटका हुआ रहता है उसके अंदर अपन जानते हैं तनाव आता है, टेंशन जनरेट होता है। अब ये लोलक है, जब ये एक्स विस्थापन तय करेगा तो इस पर नीचे की तरफ तो क्या लगेगा? भार लगेगा ही लगेगा ना, एम जी। इसका मास एम माना है तो एम, गुरुत्वाकर्षण नीचे लगेगा तो ये कौन सा भार लगेगा? एम जी, जो कि जमीन की तरफ लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये इस बॉब का वेट है जो कहाँ लगेगा? डायरेक्शन में कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे की तरफ, जब ये द्रव्यमान लोलक अपने चरम अवस्था को प्राप्त करेगा, तो चरम अवस्था को प्राप्त करने के बाद ये लोलक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन फाउंड करने के बाद, चरम अवस्था लेने के बाद वापस से साम्यावस्था में आएगा, नहीं आएगा? और साम्यावस्था में लाने वाला बल कौन सा होता है? प्रत्यानयन बल होता है भाई। यहां गया और यहां जाने के बाद अपने आप नीचे आ गया, तो इसको लाया कौन सा बल लेके आया? प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स लेके आया। एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया चरम अवस्था पर जाने के बाद, अब ये वापस से अपनी चरम अवस्था पहुंचने के बाद सामान्य स्थिति में आ जाता है वापस कुछ देर बाद, ठीक है। तो वो लाने वाला फोर्स कौन सा है? वो है रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स कौन सा है? रीस्टोरिंग फोर्स। पर हमें तो इधर पता ही नहीं है वो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस mg के क्या करूंगा? कॉम्पोनेंट करूंगा। तो देखिए ये थीटा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कर दिया मैंने। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनता है वो कौन सा होगा? mg cos थीटा।
और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। समझ आ रहा होगा सभी को। और लेंथ के लिए जो वायर है, इस वायर के अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, तनाव बल लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, तनाव बल लगेगा। जहां भी खिंचाव होता है ना बेटा, तार के अंदर, वायर के अंदर या धागे के अंदर जहां भी खिंचाव होता है, वहां कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, तनाव बल लगता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये तनाव और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पर क्या करेगा, बना हुआ रहेगा। यानी कि ओवरऑल ये जो टेंशन, ये फोर्स लगा है, तनाव बल जो लगा है, ये बल में से यदि mg cos थीटा को हटा दें तो ये वो बल आ जाएगा जो इस लोलक को, इस बॉब को इस पथ पर बनाए रखने का क्या करेगा, काम करेगा। यानी कि वृत्तीय पथ पर बनाए रखने के लिए लोलक पर लगने वाला बल, ठीक है, टू मेंटेन द सर्कुलर ट्रैक by the bob, force will be, फोर्स कौन सा होगा, ये होगा T माइनस, ये ज्यादा लगेगा तभी तो ऊपर की तरफ इसको खींचे रखेगा, T माइनस mg cos थीटा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से इधर की तरफ, यहां रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था ना, पीछे की तरफ लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, लगने वाला रिस्टोर, तो रिस्टोरिंग फोर्स की जगह कौन सा फोर्स लग रहा है, mg cos थीटा। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, चित्र के अनुसार प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, वो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस की डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स उधर की तरफ लेके जाएगा तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, बट अपने मीन पोजीशन पर लाने वाला फोर्स तो हमेशा कौन सा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो कितना आ जाएगा, mg cos थीटा है, mg sin थीटा। क्लियर है बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इफ एंगल इज वेरी लेस, यदि कोण बहुत छोटा है तो साइन थीटा को मैं क्या मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेट थीटा मान सकता हूं, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस mg थीटा। इक्वेशन नंबर 2 समझ आ रहा है बेटा अच्छे से। अब इधर देखिए, यहां थीटा के लिए अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। भाई यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक ही तो बन रहा है ना, ये सेंटर हो गया सर्किल का, और ये एक ट्रैक हो गया ना, सर्कुलर ट्रैक हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये जो लेंथ है ये तो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो कोण बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की दूरी भी आपको दे रखी है x, और रेडियस भी दे रखी है l, आर्क की जो लेंथ है वो भी दे रखी है, आर्क भी दे रखा है x का, और लेंथ यानी कि रेडियस है ये l दे रखी है। तो एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चाप कितना है x, यानी कि आर्क कितना है x अपॉन त्रिज्या कितनी है l। सो फ्रॉम 3 in 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दे बेटा, 3 में, 2 में रखेंगे सर, थीटा का वैल्यू रखना है ना बेटा, तो x अपॉन एल यहाँ पुट करेंगे, F इक्वल्स टू माइनस mg x अपॉन एल। इज इट बेटा क्लियर। अब इधर देखिएगा, F इक्वल्स टू हम जानते हैं ma होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ।
तो वी नो दैट एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूं और इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब देखो फ्रॉम 4 एंड 5 समीकरण 4 और 5 से सॉल्व करें। एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर हो जाएंगे, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। क्लियर है बेटा? अब देखो m से m कट जाएगा, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस m तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा g x अपॉन एल इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखिएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो एसएचएम इक्वेशन होती है, एसएचएम इक्वेशन क्या होती है, सरल आवर्त गति की समीकरण क्या होती है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 होती है ना। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, तुलना से तुलना करेंगे, तो जब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के लिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस है, बट जी अपॉन एल की जगह क्या है, ओमेगा स्क्वायर, बाकी एक्स की जगह एक्स, बराबर की जगह बराबर, जीरो की जगह जीरो। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, जी अपॉन एल। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी अपॉन एल। आ गया बेटा? क्लियर है? सो क्लियर है बेटा? समझ आ रहा होगा? अब देखिए आगे करते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन एल। क्लियर है बेटा? ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग का सूत्र 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये आ गया सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र। ये क्या है बेटा, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र आ गया। यदि आपको आवृत्ति निकालनी है तो आप आवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितनी आ जाएगी, n बराबर 1/t, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। तो आई थिंक बेटा आपको सरल लोलक सिंपल पेंडुलम समझ आ गया होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड हम निकाल लिए हैं। अब यहां यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब बेटा हम बात कर रहे हैं सेकंड लोलक की। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं सेकंड पेंडुलम की, सेकंड लोलक की। क्या खास बात होती है कि ऐसे सरल लोलक, ऐसे सिंपल पेंडुलम जिनका टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकंड होता है। आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है जिनका, 2 सेकंड होता है। ठीक है, तो ऐसे सरल लोलक जिनका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, सेकंड लोलक कहलाते हैं। वे सिंपल पेंडुलम्स जिनके लिए टाइम पीरियड 2 सेकंड लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, सेकंड पेंडुलम कहलाते हैं। अब सेकंड पेंडुलम के लिए ध्यान रखें बेटा, एक जो लेंथ होती है ना थ्रेड की, वो थ्रेड की लेंथ कितनी होगी, यानी का अपन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ थ्रेड, तार की लंबाई कितनी होगी सेकंड लोलक के लिए। तो देखो हम जानते हैं t बराबर होता है आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सरल लोलक के लिए ये होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है। तो अब t इक्वल्स टू तो कितना है, 2 सेकंड।
इक्वल्स टू 2 पाई फॉर सेकंड लोलक, फॉर सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम के लिए t इक्वल्स टू 2 रख दिया बेटा, 2 पाई की जगह 2 पाई अंडर रूट l आपको फाउंड करना है और g कितना होता है 9.8 होता ही है। अब देखिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट रह जाएगा, तो ये l अपॉन 9.8 रह जाएगा बेटा। क्लियर है? नाउ यू हैव टू फाइंड l, l इक्वल्स टू 4 से 4 कट जाएगा बेटा। सो नाउ कितना आ जाएगा 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर, 9.8 अपॉन यह आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर आएगा बेटा। जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.998 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है 1 मीटर के इक्वल होता है। तो ध्यान रखें बेटा, सेकंड पेंडुलम के लिए, सेकंड लोलक के लिए जो लेंथ होती है वायर की या तार की, जो भी लंबाई होगी वो कितनी आएगी, हमेशा अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के अप्रोक्सीमेट ली जाएगी। अपने आप में कई हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये सेकंड लोलक है क्या, सेकंड पेंडुलम है क्या, और उसकी एवरेज लेंथ क्या होती है, उसकी जो लंबाई होती है उसके तार की लंबाई वो कितनी होती है, जो कि यहाँ हम फाउंड कर चुके हैं।